Okay, now we are starting a new topic that is a very interesting topic, and that is the actual task that we have to do because जो हम theoretical aspects कर रहे हैं सर्च के उसका ये practical aspect है कि हमारे अंदर ये ability हो कि हम कोई चीज़ produce करें। तो ये सबसे पहला वो चीज़ है, वो पहला डॉक्यूमेंट है जो आप लोग बेटा प्रोड्यूस करेंगे एज अ रिसर्चर। और ये वो बिगनिंग है जहाँ से हम रिसर्च की जो हमारी एक लाइफ है या कह लें इसका स्टार्ट है, जहाँ से इस रिसर्च को हमें शुरू करना है, वो लेवल है जहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो इसमें कमिंग टू द टॉपिक, इट इज़ यूनिट नंबर 8 रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो प्रपोजल जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि वी आर गोइंग टू प्रपोज समथिंग, कि हम दूसरों को बताने जा रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, इसका मतलब है प्रपोजल। ठीक है, तो ये प्रपोजल है जी, इसको हम जैसे बाय वर्ड यूज़ करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल। ये फिक्स नहीं है। प्रपोजल हमेशा प्रपोजल होता है, एक प्लान होता है, एक फ्यूचर प्लान होता है जो हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं, उसके रिलेटेड हम कुछ चीज़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च में रिसर्च प्रपोजल का मतलब है कि ऐसा फ्यूचर रिसर्च प्लान जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आज बैठ के हम सोच रहे होते हैं, फ्यूचर में उसको हमने करना होता है। तो यहाँ पे मेरे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रपोजल। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल के बेसिकली। और यही कंपोनेंट्स आपके रिपोर्ट राइटिंग के भी होते हैं जो हमारा कल का टॉपिक है। तो इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें हम फ्यूचर जो है ना वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे वुड यूज़ करते हैं या विल यूज़ करते हैं या शैल यूज़ करते हैं कि आई विल डू दैट, और आई वुड डू दैट, और आई शैल डू दैट। ठीक है, तो दूसरा ये कि डिस्टिंग्विश गुड प्रॉब्लम फ्रॉम अ बैड प्रॉब्लम। चूँकि इसके कंपोनेंट्स हैं, उसमें सर्च प्रॉब्लम जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट करते हैं। तो उसका बारे में है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द सर्च प्रपोजल। और एक स्टेटमेंट हम, जैसे मैंने कहा था कि हम जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं उसको स्टेट भी करते हैं। और डेवलप हाइपोथेसिस फॉर द सर्च स्टडी, और उसके लिए मफरूज़े कैसे बनाते हैं। और फर्दर ये है कि डेवलप अ गुड प्रपोजल फॉर द सर्च स्टडी। तो ये वो पहला डॉक्यूमेंट है एज अ सर्चर जो आपने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मैंने तो कई दफ़ा किया है, इसलिए आपने करना है। ओके, फॉर्मेट, इसका जो बेटा फॉर्मेट होता है, मोस्टली जो रिसर्च प्रपोजल होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मेट्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ फॉर्मेट हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ब्रीफ होता है, कुछ का डिटेल होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि फॉर्मेट छोटा है या बड़ा है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, उन कंपोनेंट्स को ज़्यादा फोकस करना समझना ही हमारे असल काम है। ठीक है, तो इस बारे में फॉर्मेट के बारे में जो है वो आप परेशान ना हो। फॉर्मेट ऑलमोस्ट छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो लाजमी होते हैं। जैसे घर छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन घर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो लाजमी है कि किचन का होना, वॉशरूम का होना, बेडरूम का होना, या टीवी लॉन्च का, यानी इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, बेशक घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो उसके अंदर हो सकता है कि और कई तरह के रूम्स बनाए गए हों, लेकिन जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो लाजमी होती हैं। तो ऐसे सर्च प्रपोजल जो फॉर्मेट्स हैं, देर में भी एग्जिस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मेट्स। तो उनकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की हो सकती हैं वर्ल्ड वाइड। तो आगे हम बेटा चलते हैं बेसिकली फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें मोस्टली जो फॉर्मेट होता है उसमें हम इन कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये वो शायद कंपोनेंट्स है जो अपनी यूनिवर्सिटी जिनको फॉलो करवा रही है अपने स्कॉलर से या रिसर्चर से। तो उसमें जो पहला कंपोनेंट बेटा वो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मेंशन करते हैं। और इसके बाद जो है पर्पस या ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी लिखते हैं। ये दो हैं बेसिकली, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी अलग होते हैं और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी अलग होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, assumptions हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको हम साथ में शामिल करते हैं। इनको हम डिलिमिटेशंस भी कहते हैं। हम अपनी स्टडी को पूरा डिलिमिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम और पैसे नहीं होते। और मोस्टली आपके लेवल पे तो हम जो रिसर्च करते हैं उसका पर्पज़ होता है कि आपको रिसर्च की ट्रेनिंग दी जा सके, तो इसलिए आपके लेवल पे तो बहुत ज़्यादा हम डिलिमिट करते हैं। उसके अलावा एक कंपोनेंट आता है आपका कि आप इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कुछ पेजेस का, या फिर रिक्वायर ये भी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ 3 पेज का कुछ लोग डिमांड करते हैं, कुछ 5 का डिमांड करते हैं। तो लिटरेचर व्यू होता है कि जो माजी में स्टडीज़ हो चुकी हैं, उनको हम स्टडी करें और उनके बारे में बताएं अपने लिटरेचर में कि वो क्या कहते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, और उसके बाद है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिसका पर्पज़ होता है कि आपका जो बेसिक टॉपिक है वो किस थ्योरी से बिलोंग करता है। क्या इससे पहले
जो लोग हैं उन्होंने इस पे क्या आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया है और वो आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये बात पहले से मैं कर रहा हूँ कि ये टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं या रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं जो जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और प्रपोज रिसर्च प्रोसीजर होता है, यानी हमारा जिसे हम प्रोसीजर स्टडी कहते हैं कि भाई हमारी टाइप ऑफ या रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा और हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, हमारा सैंपल क्या होगा, हमारा सैंपल सेलेक्ट कैसे होगा। तो ये सारा प्रोसीजर स्टडी के अंदर आता है। और फर्दर समटाइम ये भी बताते हैं कि हमारा इसके अंदर रिसर्च टूल क्या होगा और फर्दर उसको एनालाइज कैसे किया जाएगा, ये भी रिसर्च प्रोसीजर में ये बातें आती हैं। और फिर टाइम स्केजूल के आपका एक टाइम स्लॉट होता है कि आप कितने अरसे में, जिसे हम जैसे स्नैपशॉट होता है टाइम स्नैपशॉट, कि आप कितने अरसे में इस प्रपोजल के मुताबिक अपनी रिसर्च को फिनिश करेंगे। जैसे आप एक घर बनाने जाते हैं तो आप किसी कंपनी से ठेका करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैंने ये घर बनाना है, तो वो कहते हैं कि हम 6 माह में ये घर बना देंगे। तो ऐसे ही एक रिसर्चर एक टेंटेटिव स्केड्यूल देता है कि मैं इस मंथ में काम शुरू करूँगा, इतने टाइम में मैं अपना लिटरेचर रिव्यू करूँगा, इतने टाइम में मैं अपना टूल डेवलप करूँगा, इतने टाइम में मैं अपना या डेटा कलेक्शन करूँगा, इतने टाइम में मैं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करूँगा, और इतने टाइम में रिपोर्ट सबमिट करवाऊँगा। तो वो तो पूरा एक टाइम फ्रेम होता है कि 6 माह में, 3 माह में, 2 माह में, जैसे उसके लिए फिजिबल हो उसको उसको लिख लेता है। तो ये रिसर्च प्रपोजल के जो कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो बेटा कंपोनेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम डिपिक्ट करता है कि भाई आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बेसिकली जो टॉपिक होता है उसी को समझ हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के सब बना लेते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द अनहोली जॉयज ऑफ फील्ड दैट पाकिस्तान रिसर्चर्स इज द रियलाइजेशन दैट व्हाट fertile land पाकिस्तान चीज़ को छोड़ें, the reason perhaps is a lack of insight in the research process itself. There are many misunderstandings about the research activity itself which confuse the researcher. They commonly research is nothing। ये कुछ डिस्कशन है, इसको मैं नहीं फोकस कर रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन में हम मोस्टली देखते हैं जैसे हमारा टॉपिक होता है ना कि रिलेशनशिप ऑफ जैसे मैंने लास्ट में बात करा डिजिटल स्किल्स विद अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे? द स्टडी इज एम टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन digital skills, digital technological skills of students with achievement level। तो इस तरह से हम इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बाद लोग कहते हैं इसको पैराग्राफ के फॉर्म में होना चाहिए ताकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है कि इसको आप क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो एक दो पैसेज में इसको लिखा जाए। तो बाद इसको इस तरह प्रेफर करते हैं। बहरहाल जैसे आपको आपके यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे वैसा आप कर लीजिएगा फॉलो। अच्छा, नेक्स्ट इसका है जी गुड रिसर्च प्रॉब्लम कौन सा होता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जिस रिसर्च प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं वो वर्थ स्टडिंग होना चाहिए। ठीक है। आपका जो वर्थ स्टडिंग होगा फिर ही आपको फ़ायदा होगा, जो जिस पे आपको काम करने का मज़ा आए और आपको अच्छा भी लगे, आपका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो, और वाकई आपने एक उस प्रॉब्लम को निकाला हो थोड़ा स्टडी करके, फिर मज़ा आता है। तो ये इसमें जब आपने करना है तो इट इज़ नॉट सो ब्रॉड और टू ब्रॉड कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जिस पे काम करना मुश्किल हो जाए। इट इज़ नॉट टू सब्जेक्टिव, यानी इसमें सिर्फ आपकी ही पसंद शामिल ना हो बल्कि उसका सच से भी ताल्लुक हो। ठीक है। और इट शुड नॉट बी टू कंट्रोवर्शियल, और ऐसा ना हो जिस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, कुछ लोग एग्री कर रहे होते हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे होते हैं। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक से बचा जाए, जैसे दीन के हवाले से, गॉड एग्जिस्टेंस के हवाले से, इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप कंट्रोवर्सीज में पड़ जाते हैं, तो उसमें आप बचें। आप बस अपने रिसर्च तक ही महदूद रहें, बेहतर है। इट शुड नॉट बी टू फेमिलियर, बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए जिस पे बहुत हर बंदे ने रिसर्च की हो। ठीक है, और वो आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें। इट इज़ नॉट टू टेक्निकल, और इतना मुश्किल भी ना हो कि जिसमें आपके अंदर एबिलिटी ना हो, आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो कि वो आप कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। यानी उसमें बहुत एडवांस लेवल की टेस्टिंग होनी हो, तो आपके पास पॉसिबिलिटी ना हो कि भी आप वो टेस्टिंग कर सकें। What is not a good research problem? It appears to be a special disease of a new researcher in general Pakistani research। ये पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इतनी बात लिखी हुई है। In our long career of teaching and research, we have just come across a such proposal which is manageable for realistic when presented in the primary approval। Let us take for example for the following topics। Okay, इसको हम देखते हैं। लेकिन इसमें ये बेटा ये है कि आप कोई भी ऐसा टॉपिक, मैं उसको बैड टॉपिक कहूँगा जो आपका अपना इंटरेस्ट का ना हो, पहली बात मैं नोट कर लें। हर वो टॉपिक जो आपके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से नहीं है वो बैड टॉपिक है, पहली बात। दूसरा, हर वो टॉपिक जो दूसरा आप पे थोपना चाहता है, चाहे वो आपका सुपरवाइज़र है या कोई है, वो भी बैड टॉपिक है। आप बेटा उसको खुद रियलाइज़ करें, उस टॉपिक को खुद देखें, आप अच्छे रिसर्चर बने और उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करें। बेशक मैं या एज ए सुपरवाइज़र हम लोग आपको गाइड करते हैं, लेकिन एरिया खुद चूज़ करें, टॉपिक को भी
खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि दूसरा हम पे कोई आके कहे कि जी यही बस टॉपिक है और कुछ नहीं है, तो वो बैड टॉपिक होगा। और ऐसा टॉपिक टॉपिक के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी एम्बिग्युइटी ना हो, और उसके अंदर कोई मिक्सिंग ना हो बहुत सारे वेरिएबल्स की, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक हो जिसमें लिटरेचर एग्जिस्ट करता हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर एक ऐसा टॉपिक जिसमें लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके, व्हाट इज़ अ गुड टॉपिक, ये जैसे मैंने बताया है कि जिसमें लिटरेचर एग्जिस्ट करता है, और ऐसा टॉपिक है जो आपके एरिया में इंटरेस्ट से है, और जिसका वाकई वर्थ नज़र आती है, जिसका स्कोप जो है ना वो ब्रॉडर हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे दैट इज़ अ गुड टॉपिक, ठीक है। ओके, गुड प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें इन्होंने तो बहुत सारी बातें की हुई हैं, लेकिन मैं सिंपली आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको भी जो फिक्स किया जाता है वो सुपरवाइजर की मर्जी होती है। कुछ सुपरवाइजर चाहते हैं कि एक लाइन का प्रॉब्लम हो जाए, काफ़ी है, दैट द स्टडी इज एम टू फाइंड आउट द, या कह सकते हैं द स्टडी इज एम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ दिस एंड दैट, तो एक लाइन में वो लिख रहे हैं हम। लेकिन ये होता है कि बाज़ सुपरवाइजर्स कहते हैं या बाज़ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम एटलीस्ट दो तीन पैसेजेस का बना हो, जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट बताएं कि इसको रिलेट करें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के साथ, फिर इसको आगे आप डिफाइन करें कि ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है। तो ये डिपेंड करता है लेवल पे भी और रिक्वायरमेंट पे भी। अच्छा, नेक्स्ट है जी पर्पस ऑफ स्टडी, जो जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब हम पर्पस ऑफ स्टडी तो नहीं लिखते, मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव ही लिखते हैं। अब कहीं पर ऑब्जेक्टिव की बात है तो हाँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है कि हम जो है ना वो बात करते हैं कि भाई हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी यहाँ पे कि हम कर रहे हैं जी रिलेशनशिप ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिजिटल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स विद अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? तो पहला जो बेटा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड टू इन्वेस्टिगेट द टेक्नोलॉजिकल डिजिटल टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स या स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो पहले तो हम इसको ऑब्जर्व करें ना, कि इसको फाइंड आउट करें। फिर टू डिटरमाइन द अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो अचीवमेंट लेवल है बच्चों का उसको हम डिटरमाइन करें, या उनको उसको इन्वेस्टिगेट करें या फाइंड आउट करें। और थर्ड हमारा होगा टू टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स विद अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, जिस लेवल पे हम कर रहे हैं तो उसका आगे लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं इस टॉपिक के। इस तरह से ये डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल्स कितने हैं और आपने करना क्या है। अब उसमें आपका जो मेथडोलॉजी है उससे भी आपके आपके टॉपिक्स आपके ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं। मसलन आपने कंटेंट एनालिसिस करना है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव ड्रॉ हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एक चीज़ नज़र आए कि वाकई वो वेरिएबल्स जो आपके सच का हिस्सा है उसके रिलेटेड हों, और टू द पॉइंट हों, और उसमें करेक्शन हो, कोई एम्बिग्युइटी ना हो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्टिव्स ना हो। ओके, डेफिनेशन जम्पशंस एंड लिमिटेशन। अच्छा, इसमें यह है कि आप जैसे मैंने कहा था कि आप जम्पशंस भी लिख सकते, मफरूज़े लिख सकते हैं। जो आपके माइंड में बातें होती हैं उसको आप अज्यूम कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को जो आप सोचते हैं कि ये चीज़ें बच्चों में या टीचर्स में मौजूद होंगी तो उसको अज्यूम कर सकते हैं। और डिलिमिटेशन में बेटा ये आता है कि आप स्टडी को डिलिमिट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास पैसा कितना है, टाइम कितना है। उसमें आप ये डिलिमिट करते हैं कि जैसे मैंने कहा था पंजाब में हम स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, तो हम 78 यूनिवर्सिटीज़ या 70 यूनिवर्सिटीज़ डाटा नहीं ले सकते। तो हम डिलिमिट करते हैं कि हम 4 या 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ डाटा लेंगे। और फर्दर हम ये डिलिमिट करते हैं कि किस तरह के लोगों से लेंगे, मतलब कोई ख़ास फैकल्टी है उनसे लेंगे या ख़ास डिपार्टमेंट से उनसे लेंगे। तो अगर हम टीचर एजुकेशन पे स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम डिलिमिट करते हैं कि हम सिर्फ टीचर एजुकेशन से ही डाटा लेंगे। और उसमें फर्दर डिलिमिट ये करते हैं किस क्लास से लेंगे, मतलब बी एड 1.5 से लेंगे, बी एड ऑनर्स से लेंगे, बी एस एजुकेशन से लेंगे, एम ए एजुकेशन से लेंगे, इसको फर्दर डिलिमिट किया जा सकता है। या इनको ग्रुप मिक्स ग्रुप लेंगे, इसको फर्दर डिलिमिट किया जा सकता है। तो हमेशा हम इन चीज़ों को डिलिमिट करते हैं कि भाई उसके पीछे रीज़न एक ही होता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि भाई हम बहुत बड़े लेवल पर स्टडी नहीं कर सकते, हमने इस प्रैक्टिस से गुजरना होता है, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन की बात हो गई। और रिव्यू लिटरेचर रिलेटेड लिटरेचर है, इसमें आपने जो 5-6 पेज लिखने होते हैं रिसर्च प्रपोजल में, उसमें ड्यू रेफरेंसेस दें, एपी फॉर्मेट में दें। और जो रिसेंट है एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के उसको उसको कोशिश करें उनमें से आप लें। और इसमें बहुत सारी आपके ना ऑनलाइन रिसर्च जर्नल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ जर्नल्स हैं जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। उसमें बेटा साइंस डायरेक्ट है, तुर्किश ऑनलाइन जर्नल है,
और इस तरह से अब मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो मैं 5-6 आपको शेयर कर दूंगा कुछ उसके ना लिंक्स ग्रुप में। तो वहाँ से बेटा आप आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, उसको फिर अपने लिटरेचर व्यू का हिस्सा बना सकते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं किसी भी ख़ास एरिया को जहाँ से आप लिटरेचर व्यू लेना चाह रहे हैं जिस तरह का भी। तो लिटरेचर व्यू के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आप टू द पॉइंट जो है ना लिटरेचर व्यू लेंगे, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, और इधर उधर की बातें आप नहीं करेंगे, सिर्फ अपने एरिया को डिपिक्ट करें और ऐसी स्टडीज़ को हिस्सा बनाएं, अपने लिटरेचर का ऐसे टॉपिक्स को हिस्सा बनाएं जो एक्चुअली आपके टॉपिक या आपके वेरिएबल्स को ड्रेस कर रहा होता है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये आपका कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है हैज़ टू अडॉप्ट अ व्यू ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तो इस पर्पज़ के लिए हम करते हैं कि हमने एक तो व्यू करना प्रॉब्लम को, फाइंड करना सोल्यूशन को। सो इट इज़ द इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी एवरी इंक्वायरर अडॉप्ट्स हिज और ओन पेयर ऑफ ग्लासेस। बेसिकली आप अपने टॉपिक को कैसे देखते हैं कि इसमें हमने क्या करने जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को जब हम स्टडी, एक्चुअल स्टडी क्या है हमारी, उस चीज़ को जब डिफाइन करते हैं, उसके लिए फिर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जिसका हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट थ्योरीज अवेलेबल। किन किन थ्योरीज में हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉल्स करता है, कौन कौन सी सपोर्टिव थ्योरीज हैं, तो उसको हम साथ में साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इसको मैं कल भी इस पर थोड़ी सी बात कर लूँगा, अभी टाइम नहीं है। बाकी बेटा हाइपोथेसिस हैं, 4 मिनट्स रह गए मेरे पास। तो हाइपोथेसिस का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं बता चुका हूँ, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। ये दो तरह से मोस्टली हम स्टेट करते हैं, डायरेक्शनल भी स्टेट करते हैं और इसके क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस के तौर पे भी। और ये लास्ट में मैंने बताया था कि जो हाइपोथेसिस हैं या सर्च क्वेश्चंस हैं, ये आप उतने ही बनाएं या ज़्यादा ही बन सकते हैं जितने आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके उतने बना लें सेम टू सेम, या आप उससे ज़्यादा बना लें। जैसे आप ये आप डिपेंड करते हैं कि आप फर्दर करना क्या चाहते हैं। जैसे आप डिफरेंसेस भी चले जाते हैं, मेल फीमेल डिफरेंसेस आ जाते हैं, या स्कूल तहसील वाइज डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है किस लेवल पे आप जाके अपने डिफरेंसेस को स्टडी करते हो, ख़ासतौर पे इन्फ्लुएंसेस के इन्फ्लुएंशियल, यानी आप इन्फ्लुएंस का किन किन चीज़ों पे इन्फर करना चाह रहे हैं, तो उसके रिलेटेड पे आपको पॉसिज और सच क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो एनी हाउ उनकी तादाद तो सिंपल उतनी रखी जा सकती है जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, या उससे ज़्यादा भी रखी जा सकती है, ठीक है। तो इसके कुछ मैं आपको कुछ एग्जाम्पली कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं पॉसिज